सपना जा चुकी थी, लेकिन प्रोफेसर सावंत के दिल में तो जैसे समंदर की लहरें टकरा रही थी। मायूसी और निराशा के भंवर में डूबते वे सपना के बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे अतीत की यादों के चलचित्र उनके स्मृति पटल पर सजीव होने लगे। उन दिन उस दिन प्रोफेसर सावंत एमए की क्लास से बाहर आए ही थे कि कॉलेज के कैंपस में उन्हें सपना खड़ी दिखाई दी। वह उनकी ओर तेज कदमों से आगे बढ़ी। प्रोफेसर उसे कैसे भूल सकते थे? आखिर वह उनकी स्टूडेंट थी। उनके जीवन में शायद सपना ही थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। सफेद सलवार सूट और लाल रंग की चुन्नी में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। नजदीक आते ही सपना हाँफते स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, अच्छा हूँ। आप सुनाओ सपना, कैसी हो? प्रोफेसर ने हंसते हुए पूछा। अच्छी हूँ, कमाल है सर। आपको मेरा नाम अभी भी याद है? सपना ने खुश होते हुए कहा। यू आर राइट सपना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। प्रोफेसर जैसे अतीत की गहराइयों में खोने लगे। सपना ने टोकते हुए कहा, सर, मैं आपसे एक समस्या पर विचार करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मेरी सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं। मैं उन्हीं के लिए आपसे कुछ चर्चा करना चाहती थी। बड़ी खुशी की बात है। चलो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, प्रोफेसर सावंत ने कहा। अंग्रेजी विभाग में सपना प्रोफेसर सावंत के पास की कुर्सी पर बैठी थी और गंभीर मुद्रा में नोट्स लिखने में व्यस्त थी। अचानक प्रोफेसर को अपने पैर पर पैर का स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने फौरन सपना की ओर देखा। वह अपनी नोटबुक में डिक्टेशन लिखने में व्यस्त थी। भावहीन गंभीर मुख मुद्रा सावंत को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। यह बेख्याली में हुई साधारण सी बात थी। कुछ समय बाद प्रोफेसर सावंत ने उनका मोबाइल नंबर लेते हुए सपना ने अपने चीर परिचित अंदाज में पूछा, सर, मैं फिर कभी आपको परेशान करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, तुमको जब भी जरूरत हो फोन कर सकती हो, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। मुस्कुराती हुई सपना जा चुकी थी। प्रोफेसर सावंत को अपने कमरे में एक अनोखी महक अभी भी महसूस हो रही थी। उन्हें लगा शायद इस सुगंध का कारण सपना ही थी। प्रोफेसर फिर विचार श्रृंखला में डूब गए। लगभग 4 साल पहले एमए करके गई थी सपना। वे उसकी योग्यता और अन्य खूबियों से बेहद प्रभावित थे। वह यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही थी। प्रोफेसर की 15 साल की सर्विस में सपना उनकी बेहद पसंदीदा छात्रा रही थी। प्रोफेसर थे भी कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और आत्मकेंद्रित, हमेशा जैसे अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन छात्रों में वे बड़े लोकप्रिय थे। लगभग 8-10 दिन बीते होंगे कि एक दिन शाम को सपना का फोन आ गया। प्रोफेसर सावंत की खूबी थी कि वे हमेशा अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते थे। कॉलेज में अथवा बाहर, घर में वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें खुशी थी कि सपना अपना भविष्य संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 2 दिन बाद उनके मोबाइल पर सपना द्वारा भेजा एक एसएमएस आया। लिखा था, अगर आपको मैं एक पेन दूं तो आप मेरे लिए क्या संदेश लिखेंगे? रिप्लाई सर। प्रोफेसर ने ध्यान से संदेश पढ़ा। उन्होंने जवाब दिया, दुनिया में अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। यही तो उनका जीवन दर्शन था। इंसान हैवानियत की ओर तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंसानियत
पीछे छूटती जा रही है। भौतिक बात की अंधी दौड़ में जैसे सब अपने जीवन मूल्यों और संवेदनाओं को व्यर्थ का कचरा समझ भूलते जा रहे हैं। उनका अपना जीवन इसी विचार पर तो टिका हुआ था। अड़चनों व संघर्षों के बाद भी सावंत अपने विचार बदल नहीं पाए थे। उनकी पत्नी स्नेहलता उनके विचारों से कतई सहमत नहीं थी। वे व्यावहारिक और सामान्य सोच रखती थी, जिसमें स्वहित से ऊपर उठने की ललक नहीं थी। प्रोफेसर का वैवाहिक जीवन बहुत संघर्षमय था। गृहस्थी की गाड़ी यूं ही घिसटती चली जा रही थी। 36 साल की उम्र होने पर भी प्रोफेसर दुनियादारी से दूर रहते हुए किताबों की दुनिया में खोए रहना ही ज्यादा पसंद करते थे। नियति को भी शायद यही मंजूर था। सावंत के बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था के सारे बसंत खाली और सूने-सूने गुजरते गए। उन्होंने अपने या परायों के लिए क्या नहीं किया, शायद इसे वे अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते थे। उन्हें पता था कि दुनिया वालों की नज़र में वे अच्छे इंसान बन पाए थे, कारण अच्छे की परिभाषा का विवाद से ज़्यादा जरूरी आत्मसंतोष का भाव था, जो दूसरों के लिए कुछ करने से पहले ही महसूस हो सकता है। कुछ दिन बीते होंगे कि सपना का फिर से फोन आ गया। अब तो प्रोफेसर सावंत को उसकी सहायता करना सुकून का काम लगता था, लेकिन एक बड़ी घटना ने उनके जीवन में तूफान ला दिया। 1-2 दिन के बाद सपना का पहले वाला ही एसएमएस फिर आया कि मेरे लिए एक संदेश प्लीज। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। सपना भी बेहद बुद्धिमान, शोख मिजाज और हंसमुख मजाक करना उसकी आदत में शुमार था। पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने वह मैसेज ज्यों का त्यों सपना को रीसेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद ही उसका उत्तर आया, आई लव यू सर। प्रोफेसर सावंत को अपने शरीर में 440 वोल्ट का करंट सा प्रवाहित होता महसूस हुआ। उन्हें कल्पना नहीं थी कि सपना ऐसा संदेश उन्हें भेज सकती है। काफी देर तक वे सकते की हालत में सोचते रहे। फिर उन्होंने अपना सपना को रिप्लाई दिया, यह मजाक है या गंभीरता से लिखा है। सपना का जवाब आया, सर इसमें मजाक की क्या बात है। आप अब तो प्रोफेसर सावंत की हालत देखने लायक थी। यह सच था कि सपना उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्रेम की नज़र से नहीं देखा था। अब उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने सपना को एसएमएस भेजा, आप लव की परिभाषा जानती हैं? प्रोफेसर सावंत के एसएमएस के जवाब में सपना का रिप्लाई था, क्यों नहीं सर, प्रेम तो देने की अनुभूति है, कुछ लेने की नहीं। प्रेम में इंसान सब कुछ खोकर भी खुशी महसूस करता है। लव तो सैक्रिफाइस है न सर। क्या जवाब देते हैं प्रोफेसर। उन्होंने इस बातचीत को यहीं विराम दिया और अपने कमरे में बैठकर अपना ध्यान इस घटना से हटाने का प्रयास करने लगे। न चाहते हुए भी उनके मस्तिष्क में वह संदेश उभर आता था। यह सच था कि कृत्रिम नियंत्रण से मानव मन की भावनाएं, संवेदनाएं सुषुप्त हो सकती है, लेकिन लुप्त कभी नहीं हो पाती। जीवन का कोई विशेष क्षण उन्हें पुनः जागृत कर सकता है। प्रोफेसर के दिल में कुछ ऐसी ही उथल-पुथल मच रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सही है या गलत, नैतिक है या अनैतिक। कुछ दिन इसी कश्मकश में बीत गए। अगले सप्ताह अचानक सपना कॉलेज में दिखाई दी। उसे देखते ही प्रोफेसर सावंत को अपना सारा बनावटी कंट्रोल ताश के पत्तों की तरह ढहता महसूस होने लगा। आज उनकी नज़र कुछ बदली-बदली लग रही थी। क्या देख रहे हैं सर? अचानक सपना ने टोका।
सावंत को लगा जैसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए हो। लड़खड़ाती जबान से बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्हें लगा शायद सपना ने उनकी चोरी पकड़ ली थी। कुछ देर बाद सपना बोली, सर पेपर में आज का लेख पढ़ा, अच्छा लगा। मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज अपनी लिखी कोई पुस्तक दीजिए ना सर। एक लेखक के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि कोई प्रशंसक उसकी रचनाओं के लिए इतना उत्सुक दिखाए। उन्होंने फौरन अपनी एक पुस्तक सपना को दे दी। उनकी नज़र अब भी सपना को निहार रही थी। सपना पुस्तक के पन्नों को पलट रही थी तो सावंत ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे किया सपना? वह मजाक नहीं था सर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सपना ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, क्या किसी से प्रेम करना गलत है? मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। प्रोफेसर हड़बड़ा कर बोले, वह सब तो ठीक है सपना, लेकिन क्या मैं गलत नहीं हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, यह अनैतिक नहीं होगा क्या? मैंने यह कब कहा सर कि आप मुझसे प्रेम कीजिए? मुझे आप अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपको चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं करती सर। सपना ने दृढ़ता से कहा। सावंत को अपना सारा ज्ञान व अनुभव इस युवती के आगे बौना महसूस होने लगा। अब उनके दिल में भी प्रेम की तरंगे उठने लगी, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का साहस उनमें नहीं था। कुछ समय के बाद सपना चली गई। सावंत अब अपने आप को एकदम बदला-बदला सा महसूस करने लगे, क्योंकि आज सही मानों में उन्होंने सपना को देखा था। उन्हें लगा उसके जैसा सौंदर्य दुनिया में शायद ही किसी लड़की में दिखाई दे। अब प्रायः रोज ही मोबाइल पर उनके बीच संवाद होने लगा। प्रोफेसर सावंत को हर पल उसका इंतजार रहता, हमेशा उसकी यादों और कल्पनाओं में खोए-खोए से रहने लगे। कल तक जो बातें प्रोफेसर को व्यर्थ लगती थी, अब वे सरस और मधुर लगने लगी। यह सही है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है, वह इंसान का कायापलट कर सकता है। प्रोफेसर के दिमाग में अब सपना के अलावा कुछ न था, आंखों में बस सपना का ही अक्स समाया रहता। जहाँ भी जाते बाजार में भी उन्हें वे सब चीजें आकर्षित करने लगती, जिन्हें देखकर उन्हें लगता कि सपना के लिए अच्छा गिफ्ट रहेगा। कभी ड्रेस तो कभी कुछ, अनायास ही वे बहुत कुछ खरीद लाते, लेकिन इस तरह के गिफ्ट सपना ने एक दो ही लिए थे, बहुत ही जोर देने पर। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दोनों को परस्पर बौद्धिक वार्तालाप में भी प्रेम की अनोखी अनुभूति महसूस हुआ करती थी। सपना का एक कथन सावंत के दिल को छू गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है सर। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप मुझे अपना समय देते हैं, मुझे याद करते हैं। खाली समय में सावंत अपने हिसाब से इन वाक्यों का विश्लेषण करते हैं, इन कथनों का मनमाफिक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अनोखा आनंद आता है। उनकी कल्पनाओं का चरम बिंदु अब सपना पर केंद्रित हो चुका था। लेखन का प्रेरणा स्रोत अब सपना ही थी, लेकिन यह जीवन है जिसके विचित्रताओं का ऐसा घाल-मेल भी नहीं रहता है, जो अक्सर संशय की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। उस दिन सावंत अपने विभाग में बैठे थे कि अचानक सपना आ गई। इस तरह बगैर किसी सूचना के उन्हें अपने सामने खड़ा देख प्रोफेसर बहुत खुश हुए। सपना से वे आज बहुत कुछ कहने के मूड में थे। सपना बहुत खुश लग रही थी। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक सपना ने अपना हैंडबैग खोलकर
एक कार्ड प्रोफेसर के सामने रखा। पहले उन्हें लगा शायद किसी पार्टी का निमंत्रण कार्ड है, लेकिन कार्ड पर नजर पड़ते ही उन पर वज्रपात हुआ। वह सपना का वेडिंग कार्ड था। सपना अनुरोध करते हुए बोली, सर, आप जरूर आइएगा। आपके बगैर मेरी शादी अधूरी है। आप मेरे सबसे करीबी हैं, इसलिए मैं स्वयं आपको निमंत्रण करने आई हूँ। सावंत अपने होठों पर जबरन मुस्कान लाकर कृत्रिम खुशी जाहिर करते हुए बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आने का प्रयास करूंगा। सपना हंसते हुए बोली, नहीं सर, मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। आपको तो आना ही पड़ेगा, आखिर आप मेरा पहला प्यार हैं। प्रोफेसर सावंत ने कोई जवाब नहीं दिया। पल भर में उनके अरमान मिट्टी में मिल गए थे। नैतिकताओं के सारे प्रश्न जिनसे वे आजकल जूझते रहते थे, अब एकाएक व्यर्थ हो गए। सूनी जिंदगी की बेड़ियां उन्हें वापस अपनी ओर खींचती हुई महसूस होने लगी। मृग मृग मरीचिका से उपजी हरियाली की उम्मीद एकाएक घोर सूखे और अकाल में तब्दील हो गई। सपना जा चुकी थी। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें मूंदे सोचते रहे। उन्हें यही लगा जैसे सपना वाकई एक स्वप्न थी, जो कुछ दिनों की खुशियों के लिए उनकी जिंदगी में आई थी। समय की त्रासदी ने फिर उनकी जिंदगी को बेजार बना दिया था। उन्हें लगा गलती सपना की नहीं, उनकी थी, जिन्होंने प्रेम का पवित्र भावना को समझने में भारी भूल कर दी। उन्हें अपना समस्त किताबी ज्ञान अधूरा महसूस होने लगा। अचानक पीरियड की बजी घंटी से उनकी तंद्रा टूटी। वे सुखद ख्वाब से वापस यथार्थ में लौट आए। अनमन भाव से वे क्लासरूम की ओर बढ़ गए, लेकिन उनका मन आज पढ़ाने में नहीं था। शाम को घर आकर वे उदासी के आलम में ही खोए रहे। उनकी पत्नी स्नेहलता ने उनके ब्रीफकेस में रखा सपना की शादी का कार्ड देख लिया था, इसलिए कॉफी पीते हुए पूछने लगी, क्या आपकी फेवरेट सपना की शादी हो रही है? आज तो इस शादी में जरूर जाओगे। सावंत को लगा जैसे किसी ने उनके जले घाव पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेहलता के साथ रहकर अपने वैवाहिक जीवन में वे सावंत ने कभी स्नेह का अनुभव नहीं किया। इस समय उसकी मुख मुद्रा से साफ झलक रहा था जैसे सपना की शादी का कार्ड उसके लिए खुशी के खजाने की चाबी जैसा था। विरक्त भाव से स्नेहलता ने कार्ड को एक तरफ पटकते हुए कहा, बहुत सुंदर है। सावंत अब भी चुप रहे। उन्होंने जवाब देने का उपक्रम नहीं किया। स्नेहलता ने फिर पूछा, आपको तो शादी में जाना ही होगा। भला आपके बगैर सपना की शादी कैसे हो सकती है? स्नेहलता के चेहरे पर मंद हंसी थिरक रही थी। प्रोफेसर उठकर अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद सपना की शादी थी। उन्होंने शादी में न जाने का ही फैसला किया था। सपना की शादी हो गई। अब वे जल्दी से सब कुछ भुला देना चाहते थे। उनका मन अब भी बेचैन और विचलित था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने को संयत कर लिया। स्नेहलता के व्यंग्यवाण अब भी जारी थे। दिन बीतने लगे। सावंत ने अब अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, कारण पुराने मोबाइल से सपना की यादें इस कदर जुड़ चुकी थी कि उसे देखते ही उनके दिल में हुक सी उठने लगती थी। आज सावंत घर में अकेले थे। मैडम किसी पार्टी में गई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सावंत ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सपना खड़ी थी। उसके सामने उसको सामने देखकर प्रोफेसर सावंत अब अचंभित रह गए। मुंह से एक शब्द भी न फूट सका। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा,
इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं सर। सावंत एक तरफ हटकर खड़े हो गए। हड़बड़ाते हुए वे कुछ न कह सके। सपना ड्राइंग रूम में बैठी थी। संयोग से इस समय नौकरानी भी नहीं थी। दोनों अकेले थे। सपना ने ही संवाद प्रारंभ किया। आखिर आप नहीं आए न सर। मैंने आपको कितना वेट किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है सपना। दरअसल मैं व्यस्तता के चलते आना ही भूल गया था। हाँ सर, यह तो सही है। आप मुझे क्यों याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलती हूँ। एहसास है आपको? सपना की बातों को सावंत नहीं समझ पा रहे थे। और सुनाओ, कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी शादी? प्रोफेसर सावंत ने विषय को बदलते हुए कहा। शादी शादी तो अच्छी ही होती है सर। शादी को होना था सो हो गई बस। सपना के जवाब का ऐसा लहजा सावंत को अखरने लगा। उत्सुकता वश उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कहती हो सपना? क्यों ना कहूँ सर, यह शादी तो एक औपचारिकता थी। मेरे माता पिता शायद मुझसे अपनी परवरिश का कर्ज वसूलना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सपना के चेहरे पर दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं समझा नहीं, सावंत ने चौंकते हुए पूछा। दरअसल मेरे पापा के ऊपर ससुराल वालों का लाखों रुपए का कर्ज था, जिसे सूद सहित चुकाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। कर्ज और सूद की वसूली के लिए मेरे ससुराल वालों ने अपने बिगड़ैल बेटे का विवाह मुझसे कर दिया। अब तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। तो क्या तुम इस शादी के लिए सहमत नहीं थी? प्रोफेसर ने बेसब्री से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मेरे पिता की मजबूरी थी। मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूँ। सपना ने दृढ़ता से जवाब दिया। सपना, रियली तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। प्रोफेसर ने दुखी होते हुए कहा। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट एंड सर। इन उन्होंने मेरे शरीर पर भी तो विजय पाई है, दिल पर तो नहीं। सपना के चेहरे पर अब हंसी साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सपना चली गई, लेकिन उसने प्रोफेसर का नया मोबाइल नंबर पुनः ले लिया था। कुछ देर बाद पत्नी स्नेहा भी आ गई। शायद उनकी छठी इंद्री कुछ ज्यादा ही सक्रिय थी, सो उन्होंने घर में प्रवेश करते ही पूछा, यहाँ अभी कोई आया था क्या? हाँ, सपना आई थी। प्रोफेसर ने दृढ़ता से जवाब दिया। ओह, तभी मैं कहूँ कि यह महक कहाँ से आ रही है। आपके चेहरे की ऐसी खुशी मुझे सब कुछ बता देती है। पत्नी ने कटाक्ष पुनः चालू कर गए। दूसरे दिन प्रोफेसर के मोबाइल पर सपना का एसएमएस आ गया। यथार्थ के साथ विद्रोह या समझौते में से कौन सा विकल्प बेहतर है? प्रोफेसर का खुद पर से नियंत्रण अब फिर से हटने लगा था। प्रेम में असीम शक्ति होती है, अतः सपना के साथ मोबाइल पर पुनः संवाद चालू हो गया। उन्होंने रिप्लाई किया, जीवन में दोनों का अपना अपना विशिष्ट महत्व है, या यूं समझें कि महत्व संदर्भ का है। सपना का पुनः संदेश आया। दिल की आवाज और दुनिया की झूठी प्रथाएं या परंपराओं का बोझ ढोने से बेहतर है इंसान विद्रोह करे। एम एम आई राइट सर? प्रोफेसर ने रिप्लाई किया। यू आर यूनिक। तुम जो कहोगी सोच समझकर ही करोगी। पता नहीं सपना को उनका जवाब कैसा लगा, लेकिन उन दोनों का मेल-जोल बढ़ता गया। वह सिविल सर्विस की तैयारी के सिलसिले में अक्सर कॉलेज आया करती थी। प्रोफेसर को उसके हाव-भाव से कभी नहीं लगता था कि उसकी नई-नई शादी हुई है। वह तो जैसे अपने मिशन की सफलता के लिए पूरी गंभीरता से जुटी पड़ी थी। सपना की मेहनत रंग लाई। सिविल सर्विस में उसका चयन हो गया। सावंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सपना की ऐसी शानदार सफलता के कारण शहर की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सपना की जिद के कारण सावंत उसके शारीरिक हुए। मैडम स्नेहलता न चाहते हुए भी सपना के आग्रह के कारण प्रोफेसर के साथ गई। एक समारोह में जब सपना को सम्मानित किया जा रहा था, तब सपना ने स्टेज से जो व्यक्त किया था, वह शायद सावंत के जीवन की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति रही। सपना ने अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर सावंत को दिया और अपने सम्मान से पहले उनका सम्मान कराया। अन्य लोगों के लिए शायद यह घटना थी, लेकिन सपना, उसके पति अनुराग त्रिपाठी, प्रोफेसर सावंत और मैडम स्नेहलता के लिए यह साधारण बात नहीं थी। कोई खुश था तो कोई ईर्ष्या से जला भुना जा रहा था। सपना का पति तो इस घटना से इतना नाराज हो गया कि कुछ दिन के बाद सपना को तलाक ही दे बैठा। शायद सपना के लिए यह नियति का उपहार ही था। प्रशिक्षण के बाद सपना की तैनाती दिल्ली में हो गई। 1-2 वर्ष का समय बीत चुका था। जिम्मेदारियों के बोझ से उसकी व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया था। दोनों का संपर्क अब भी कायम रहा। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि दोनों की दोस्ती एक नई दिशा मिल गई। एक दिन एक सड़क दुर्घटना में प्रोफेसर सावंत को गहरी चोट लगी। वे अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। उन्हें ओ नेगेटिव ग्रुप्स के खून की सख्त जरूरत थी। मैडम स्नेहलता विदेश यात्रा पर गई हुई थी। उन्हें सूचना दी गई कि किंतु उन्होंने शीघ्र आने का कोई उपक्रम नहीं मिला। लेकिन उनके छात्र उनका जीवन बचाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कैसे सपना को इस घटना का पता चला और वह सीधे अस्पताल पहुंच गई। संजोग से उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही था और समय पर रक्तदान करके उसने सावंत सर की जान बचा ली। कुछ घंटे बाद जब होश आया तो बेड के नजदीक सपना को देखकर वो बेहद खुश हुए। परिस्थितियों ने जैसे उनके अनोखे प्रेम की पूर्ण व्याख्या कर दी थी। प्रेम अनोखा इसलिए था कि इसमें कोई कामलिप्सा तो नहीं थी, लेकिन एक अद्भुत शक्ति, संबल और आत्मबल कूट-कूट कर भरा था। सावंत को लगा कि सपना कोई स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत में उनकी अपनी है, जो ख्वाब देखती है, लेकिन खुली आंखों से। अब उन्होंने हकीकत को स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय लिया था। सावंत, अब उनमें इतना साहस आ चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।